स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोगों ने मेटल कार्बोनिल्स का जितना भी कंटेंट था वो हम लोग पढ़ चुके थे। मेटल कार्बोनिल्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, देन प्रिपरेशन, देन प्रॉपर्टीज पढ़ा था। उसके बाद उसका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। देन उसके बाद हमने बोला था कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पढ़ के ये बता दिया, हाँ ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पे बैक डोनेशन होती, यहाँ पाई बॉन्ड बनता है, ये वो मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं। बट आपने पूछा कि सर यहाँ का प्रूफ क्या है कि ऐसा होता है, तो मैंने बताया कि इसका प्रूफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा देता है, दैट मीन्स वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा, जहां पे हम लोग देखते थे कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीओ के बिहाफ पे हम बताते थे कि जो सीओ ग्रुप है वो कैसा होगा, टर्मिनल पे होगा, ब्रिजिंग पे होगा, या नॉर्मल सीओ है, फ्री सीओ है, वो उनकी सबकी अलग अलग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज थी। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल डेटा जो होता है वो हमको क्लियर कट डिफाइन करके देता है। देन उसके बाद हम लोग क्या करे थे, हम लोगों ने कुछ स्टेप्स में उसके और आगे गया कि मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर वगैरह तो देख लिया, मतलब उसकी स्ट्रक्चर बॉन्डिंग देख ली थी। अब बात आती स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट किस फॉर्म में करेंगे मेटल कार्बोनिल्स, वो देखेंगे। पहले बॉन्डिंग पढ़ी, फिर बॉन्डिंग का प्रूफ पढ़ा, एविडेंसेस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग की क्या प्रूफ है, इसमें मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, पाई बैक बॉन्ड बनता है, वो सब हमने देखा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक। देन उसके बाद क्या देखा, स्ट्रक्चर, बॉन्ड बन रहा है तो ऐसे बन रहा है, लेकिन कितने और ऐसे बॉन्ड बनेंगे, जियोमेट्री कैसी होगी, शेप कैसे होगी, वो हमने लेक्चर में, दैट मींस अपने लास्ट वाला लेक्चर में यही कवर किया था कि क्या हमारी जियोमेट्री होगी, क्या शेप होगी, कितने सीओ ब्रिजिंग पे होंगे, कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, और क्या हमारी जियोमेट्री रहने वाली है। तो हमने देखा था वहां पे ऑक्टाहेड्रल, ट्रायगोनल, बाइपिरामिडल और टेट्राहेड्रल टाइप की जियोमेट्री देखने को मिली थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उनके कुछ डाइमर, जो डाइमरिक फॉर्म होते हैं, मतलब पहले एक पढ़ा था मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, फिर डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, फिर ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, और फाइनली टेट्रा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में खत्म हो गया था। बताया था मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में कभी भी ब्रिजिंग नहीं हो सकती और कभी भी मेटल मेटल बॉन्ड नहीं बन सकते, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे दूसरा मेटल होना चाहिए मेटल मेटल बॉन्ड होने के लिए, बट मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ एक मेटल होता है, दैट मींस देयर इज ए नो मेटल मेटल बॉन्ड इन मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, एज वेल एज ब्रिज भी नहीं बनेगा, क्योंकि ब्रिज बनने के लिए एटलीस्ट दो मेटल होने चाहिए, बट वहां पे तो सिर्फ एक होता है, इसलिए नहीं होता। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं कि जो 3D सीरीज के मेटल हैं, क्रोमियम है, आयरन है, मैंगनीज है, कोबाल्ट है, ये सारे 3D के हैं, इनका साइज छोटा होता है, तो ये मोर देन वन ब्रिजिंग एलिमेंट्स ब्रिजिंग शो करते हैं सीओ की। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं 4D 5D में आते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीजेज, ये लाइन लिख लीजिएगा, एज वी गो डाउन द ग्रुप, मतलब ग्रुप में जैसे 3D से 4D फिर 5D बढ़ते जाते हैं, ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, ये कह लीजिए कि साइज ऑफ मेटल इंक्रीजेस, ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि दो मेटल्स के पहले एक इतना बड़ा मान लीजिए छोटा सा साइज है, इसका साइज है, वहां सीओ लगा, इजीली वहां बाउंडेड हो गया, कोई रिपल्सन नहीं, कोई उनका साइज बहुत ज्यादा नहीं, तो उसमें पास पास में है और कोई स्ट्रेचिंग, मतलब स्ट्रेच नहीं लग रहा है, कोई खिंचाव नहीं पड़ रहा है सीओ पे। लेकिन जैसे ही हम 4D या 5D में आते हैं तो साइज मेटल के बड़े बड़े हो गए, मान लीजिए इतना, पहले के कंपैरिजन में दोगुना हो गए। जैसे ही दोगुना हुए तो जो लगने वाला सीओ है, तो कार्बोनिल तो दोनों में सेम है, कार्बोनिल का साइज थोड़ी बढ़ रहा है, मेटल का बढ़ रहा है। आयरन से आप जैसे कहा जाते हैं नीचे रुथेनियम में, फिर ऑस्मियम में जाते हैं, तो ऑस्मियम में आते आते 5D का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। सिमिलरली जो सीओ ग्रुप है वो तो सेम रहना है, सीओ ग्रुप सेम रहना है, तो उसको क्या फील हो रहा होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग फील हो रही होगी, या वहां पे बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होता है और वहां पे नहीं बनता है। इसीलिए हम बोलते हैं एज वी गो डाउन द ग्रुप ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीजेज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट की ही केमिस्ट्री पढ़ना होता है। ये सारी चीजें देख लिए थे, देन आपको शुरू करना है, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, दैट इज फेरोसिन। फेरोसिन हमारा शुरू होने जा रहा है। फेरोसिन होता क्या है मैं ब्रीफ बता देता हूं। कोई भी, वैसे जनरली हम लोग इसको फेरोसिन नहीं बोलते हैं, होता तो मेटेलोसिन है। क्या होता है? होता तो मेटेलोसिन है, लेकिन यहां फेरोसिन क्यों लिखा है? क्योंकि आपके सिलेबस में पूरा का पूरा आयरन के जितने मेटेलोसिन्स हैं वो हैं, और वी नो वेरी वेल कि आयरन को क्या बोलते हो आप केमिस्ट्री में,
फेरस या फेरिक। तो वहीं से ये जो फेरो वर्ड आया है, तो कहां से आया? आयरन। मेटेलोसीन्स का मतलब है मेटल, और सीन का मतलब होता है साइक्लोपेंटाडाइईन। याद करिए, जब हम ओएमसी की स्टार्टिंग के लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 10 के बीच के जितने भी लेक्चर किए थे, उसमें मैं बार बार आपको रिपीट कर करके बता रहा था कि सीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट लिगेंड इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इसका रोल बहुत ज्यादा आने वाला है। बहुत अलग अलग तरीके से आएगा। मतलब यहाँ पे हेप्टिसिटी का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बॉन्डिंग का आता है, इनकी लोब कितनी होती है, नोड कितनी होती हैं, और ये फेरोसिन। वही चीज आ गई हमारे सामने कि क्या रोल। अब देखिए, पूरी सेपरेट यूनिट है इसकी, सेपरेट टॉपिक है। तो फेरोसिन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेटेलोसिन का ये पार्ट है। वर्ड मेटेलोसिन कहां से आया? मेटेलो से मेटल, और सीन क्या है? ये हमारी जो साइक्लोपेंटाडाइईन होती है, जो हमारी साइक्लोपेंटाडाइन होती है, तो ये क्या होगी? यहां पे मेटल के साथ जब लिंक करेंगे, जब ये साइक्लोपेंटाडाइन है, देखिए दो वर्ड है। मैंने जब लिगेंड आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, जब इंट्रोडक्शन चल रहा था या बेसिक हमारी चल रही थी, तो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, यहां पे दोनों हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H+। H+ गया है तो पीछे क्या छोड़ जाएगा? निगेटिव फॉर्म। और जैसे ही निगेटिव आया तो इसका नाम दे देते थे साइक्लोपेंटाडाई एनायन। क्या नाम देंगे? साइक्लोपेंटाडाई एनायन। क्यों? क्योंकि निगेटिव चार्ज कार्बन पे है, तो उसे कार्बन आयन बोलते हैं, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाडाई एनायन। और कहीं कहीं क्या मिलेगा? साइक्लोपेंटाडाई इनाइड। ठीक है, इनाइड मतलब आयन में है तो इनाइड हो जाएगा। बट ये वाला जहां पे आयन नहीं है और दोनों के दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इस सेंटर जो है हमारा कैसा है? 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब स्टेरिक नंबर 4, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहां इसका नाम क्या होगा? साइक्लोपेंटाडाइईन होगा, क्योंकि ये एक तरह से एल्कीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो साइक्लोपेंटाडाइईन इसका नाम है। लेकिन जैसे ही, और यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन कितनी होगी? इसकी ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, याद रखिएगा। ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है बेंजीन की तरह। और ये एरोमेटिक होता है, जबकि ये एरोमेटिक नहीं होता है, क्योंकि ये सेंटर कैसा है? sp3 सेंटर है। और हमें पता है sp3 सेंटर किसी में आ जाएगा तो वहां पे वैलेंसी टेट्राहेड्रल होगी, ना कि प्लेनर। क्योंकि हमें पता है हकल रूल के अकॉर्डिंग कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के लिए सारे सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए, 4n+2 रूल फॉलो करना चाहिए, और कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। तो सारी चीजें तो फॉलो हो रही हैं। एक कंडीशन फेल हो गई कि सेंटर हमारे सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ये sp3 हो गया। और जैसे ही sp3 हुआ तो ये फेल हो जाएगा, यहां प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं बचेगी, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट हो जाएगा। शायद ये समझ गए होंगे, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, यहां पे आपका नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, ये आप अगर देखेंगे, इसमें हकल के जितने रूल हैं जो बेंजीन पे अप्लाई होते हैं, यहां सारे अप्लाई होंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू बेंजीन, साइक्लिक सिमिलर टू बेंजीन। फिर क्या है यहाँ पे? सारे सेंटर sp2 हाइब्रिडाइज सिमिलर टू बेंजीन। फिर क्या है यहाँ पे? आपको प्लेनर सिमिलर टू बेंजीन, जैसे बेंजीन प्लेनर उसी तरह ये भी प्लेनर। सारे के सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, दैट मींस ये एरोमेटिक है। तो जो साइक्लोपेंटाडाइईन होते हैं, ये वाले ये कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है। इसको ये भी बोला जाता है पाई, यहां से पाई C5H5। ठीक है, इस लिगेंड को अगर कहीं डोनेशन करते हैं, मैंने बताया था, यहां पे नहीं बता रहा हूं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में देखिए, पूरा बता रखा है कि कैसे सीपी 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। इट हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अपनी टेंडेंसी चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू मेटल। अगर मेटल कहेगा हमको 1 चाहिए तो 1 दे देगा, 3 चाहिए तो 3 देगा, और 5 चाहिए तो 5 देगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हो, अमोनिया हो, पिरिडीन हो, लेकिन ये ऑलवेज 2 देंगे। मेटल कहेगा नहीं हम 1 चाहिए, लेकिन वो कहेगा नहीं हम तो दे ही नहीं सकते हैं। वो अपना हमेशा फिक्स रखते हैं। जो लिगेंड फिक्स रखते हैं वो क्लासिकल टाइप के लिगेंड होते हैं। लेकिन जो अपनी इलेक्ट्रॉन काउंट चेंज करते रहते हैं, दिस टाइप ऑफ लिगेंड इज कॉल्ड एज। कौन से लिगेंड होते हैं? याद करिए, जिनकी हमारी हेप्टिसिटी चेंज होती थी, इन तरह के हम लिगेंड्स को क्या बोलते थे? यहां पे हम लोग जिनकी हेप्टिसिटी चेंज होती है, ये यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, इसमें हेप्टिसिटी चेंज हो रही।
हैप्टिसिटी चेंजेस, यहां पे इनकी हैप्टिसिटी चेंज हो रही है। हैप्टिसिटी क्या थी? eta1, eta3 और eta5। ये है कैसे हमारी हैप्टिसिटी चेंज होगी, कौन कौन से में, eta1, eta3, eta5। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा, यहां पर से आपको ये समझ में आ गया होगा। यहां पे हमारा है सी, उसके बाद ये क्या है, बेंजीन के साथ सारे कैरेक्टर इसके मिल रहे हैं, तो ये वाला जैसे एरोमेटिक, इस तरह बेंजीन भी हमारी एरोमेटिक हो जाएगी। और साइक्लोपेंटा डाई एनायन, साइक्लोपेंटा डाई एनायन से बनने वाले मेटल, मतलब इसके साथ जैसे ही मेटल की लिंकिंग करेंगे, इसके साथ नहीं, ये वाले से नहीं, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी जो रेजोनेटिंग फॉर्म्स होगी जिसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती, जैसे बेंजीन में साइकिल में दिखा देते हैं, साइक्लिक अंदर दिखा देते हैं, सिमिलरली ये वाला जो है, इसको जब हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, यहां पे मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 5 कार्बन सेंटर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इसकी हैप्टिसिटी तो 5 हुई, क्योंकि हम वी नो दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी इज द, कुछ नहीं होती हैप्टिसिटी, क्या होती है हैप्टिसिटी? इज द लिंकेज ऑफ कार्बन टू द मेटल, द डायरेक्ट लिंकेज ऑफ ए कार्बन विद मेटल ऑफ सेम लिगेंड। मतलब एक कार्बन मतलब एक लिगेंड के कितने कार्बन डायरेक्टली लिंक है मेटल से, वही उसकी हैप्टिसिटी है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और आप बताइए क्या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रेजोनेंस में होगी, क्या वो किसी एक इलेक्ट्रॉन की हो सकती है? बिल्कुल नहीं। यहां पे तो रेजोनेंस पूरे में हो रहा है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, हैप्टिसिटी 5 है, 5 के पांचों कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लिंक है मेटल, दैट्स व्हाई ये नीटा 5 है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहां पे कॉमा में कई बार कंफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन 6 कैसे होंगे? 4 तो पाई बॉन्ड के और 2 एनायन के, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हैप्टिसिटी 5 होगी। और जैसे ही ये मेटल से लिंक होगा, तो इसको बोल देते हो आप मेटलोसीन कंपाउंड्स। और जैसे ही उसमें हम आयरन लेते हैं, Fe कंटेंट लेते हैं, तो वो मेटलोसीन से फेरोसीन हो जाता है, क्योंकि आयरन फेरस या फेरिक होता है, उसी से वर्ड ले लिया गया है फेरो। और फेरो के बाद यहां इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सीन, जो कि एल्कीन टाइप की स्पीसीज होती है। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर हम देख लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड लिगेंड इन ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री इज ए साइक्लोपेंटा डाई एनाइड। एनाइड है, मैंने बताया था, जब भी कहीं एनायन या एनाइड मिले, मतलब ये वाला निगेटिव चार्ज वाला होगा, ना कि ये वाला, क्योंकि ये वाला जो होगा इसका क्या नाम होगा, साइक्लोपेंटा डाईइन, जैसे एल्कीन होता है सिंपल। लेकिन जहां एनायन होगा तो उसका नाम साइक्लोपेंटा डाई इनाइड या एनायन होगा, दो में से एक होगा। फिर से सुनिएगा, जो सिर्फ और सिर्फ एल्कीन वाली फॉर्म है, निगेटिव चार्ज जिस पे नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड है, उसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटा डाईइन। लेकिन जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, या आप कह लीजिए जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो क्या होंगे, उनके दो नाम। कभी कभी आपको साइक्लोपेंटा डाई एनायन लिखा मिल जाएगा, या कहीं कहीं पे साइक्लोपेंटा डाई एनाइड लिखा मिलेगा, जैसे यहाँ पे इनाइड लिखा मिला हुआ है, एनायन भी आगे, यहाँ पे देखिए एनाइड भी लिखा है और सामने एनायन भी लिख दिया है। और एनायन आते ही आपको वो स्ट्रक्चर समझनी है, C5H5, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C5H6। लेकिन इलेक्ट्रॉन 5 देता है, हाइड्रोजन एक बढ़ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन 5 की हुई, यहाँ होता है C5H5 जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन 6 होती है। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर है साइक्लोपेंटाडाइन, बहुत सारे मेटल के साथ, हमारी ट्रांजिशन मेटल के साथ कंपाउंड बनाती है। इन मोस्ट ऑफ दिस कंपाउंड ऑल 5 कार्बन एटम ऑफ ए साइक्लोपेंटाडाइएनाइल रिंग बॉन्डेड टू द मेटल एटम। मोस्टली क्या होता है, यही वाली फॉर्म देखने को मिलती है, मोर स्टेबल फॉर्म होती है, और पांचों के पांचों सेंटर से हमको बॉन्डिंग देखने को मिलती है, वही लिखा गया है। देन कंपाउंड ऑफ दिस टाइप इज नोन एज पाई साइक्लोपेंटाडाइएनाइल। यही मैंने बताया कि जब पांचों सेंटर से दे रही हो, अपनी रेजोनेंस पाई बॉन्ड से दे रहा हो, तो वहां पे हम लोग पाई C5H5 बोलते हैं। और ये चीज कहां सीखे थे, लेक्चर में, जहां क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड किए हैं, वहां पे हमने पढ़ा था कि एल्काइल को हम जो है ये वाला एक कंपाउंड पढ़े थे, याद करिए,
यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये निगेटिव। इसमें यहाँ क्या होता है, यहाँ से भी लिंकिंग होती है और यहाँ पाई से, मतलब ईटा 1 ईटा 3 हेप्टिसिटी में भी हो सकता है, और ये वाला ईटा 1 ईटा 3 ईटा 5 तीन हेप्टिसिटी में प्रेजेंट होता है। एज वेरी स्टेबल एंड फेमिलियर कंपाउंड दिस टाइप इज बिस साइक्लोपेंटा डाइएनाइल आयरन। ये वही है फेरोसिन। बिस का मतलब 2, साइक्लोपेंटा डाइएनाइल मतलब Cp, और आयरन मतलब Fe। यहां लिखा हुआ है देखिए Fe, C5H5 का होल ट्वाइस। C5H5 होने का मतलब ये वाला है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन इससे निकल गया। इसका फॉर्मूला है C5H6 है, C5H6 है, और इसका फॉर्मूला C5H5 है। याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला C5H5 है, इसका फॉर्मूला C5H6 है, और 6 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खाली 5 देगा, और जिसमें हाइड्रोजन 5 है तो वो इलेक्ट्रॉन 6 देगा। उसका नाम कार्बन आयन है, यह साइक्लोपेंटा डाइएनाइन है, यह साइक्लोपेंटा डाइएनाइड है, और इसका नाम सिंपल साइक्लोपेंटा डाइईन है। याद रखिएगा अब आप। इट हैज एक्वायर्ड ए मोर ट्राइवियल नेम फेरोसिन। ये ट्रैवल नेम क्या होता है, ये कुछ नहीं कंफ्यूज किया है आपको, कॉमन नेम को ही दूसरी लैंग्वेज में आप ट्राइवल नेम्स बोलते हो। जो एक IUPAC नेम होता है तो उसी का ही हम दूसरा नाम कहते रहते हैं ना, कि कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में यहाँ पे ट्राइवियल नेम लिखा हुआ है, और इसी को क्या बोला गया, फेरोसिन बोला गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सैंडविच कंपाउंड। किस कंपाउंड को, फेरोसिन या कोई भी और भी मेटेलोसिन होगा। मेटेलोसिन क्या, कोई मेटल और फेरोसिन जुड़ी हो, ये मतलब हमारी साइक्लोपेंटाडाइन जुड़ा हो, कोई भी मेटल हो तो उसे हम मेटेलोसिन कहते हैं। लेकिन आयरन के केस में सेंटर में Fe ही होगा और ऊपर नीचे Cp होंगे, तो इसको बोल रहे हैं सैंडविच कंपाउंड होगा। बिकॉज ट्रांजिशन मेटल एटम आयरन लाइज बिटवीन 2 प्लेनर साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स। कह रहा है कि जो फेरोसिन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है, और यही होता भी है, कई बार हम पहले भी देख चुके हैं। यहां पे Fe और ये Fe, ये लीजिए, यहां आपके सामने स्ट्रक्चर है फेरोसिन का, यही है। 2 साइक्लोपेंटा डाइएनाइल रिंग है, डाइएनाइल रिंग, और साथ में हमारा Fe है, इसलिए इसका नाम फेरोसिन। फेरोसिन जैसे ही हो गया तो अब क्या देखने को मिलेगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, 1 मिनट रुक जाइए, ये लीजिए, ये है हमारा, इसके लिए इट इज मोर क्लियरली रिप्रेजेंटेड एज ईटा 5। ईटा 5 क्यों कह रहे हैं बताइए, ईटा 5 इसलिए कह रहे हैं जिसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे C5H5 के 5 कार्बन एटम Fe के साथ जुड़े हैं। और सैंडविच कंपाउंड होने का मतलब है सिंपल, आप जानते हैं सैंडविच जो होता है उसमें क्या होता है, 2 ब्रेड्स होते हैं, उसके बीच में बहुत सारा कंटेंट रखते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल का होता है, और उसमें मलाई टाइप की बहुत सारी चीजें, कोई उसमें चीज का यूज करता है, कोई फ्रेशली प्रिपेयर्ड मलाई टाइप का उसमें रख के उसको हम लोग यूज करते हैं। या आप समझ लीजिए बर्गर भी उसी तरह होता है, एक ऊपर से हम ब्रेड का बन का हाफ पीस रखते हैं और बन का आधा पीस नीचे, और उसके बीच में आलू टिक्की प्याज वगैरह रखते हैं। तो उन ऊपर वाली बन की टिक्की और नीचे वाली बन की, एक ही बन के आधा पार्ट ऊपर आधा नीचे, और बीच में हमारा जो आलू टिक्की और जो भी कंटेंट रखते हैं वो क्या होता है, दब जाता है ना। उसी तरह से यहाँ पे हमारा Fe जो है ऊपर से एक Cp और नीचे से एक Cp से जुड़ जो है क्या हो जाएगा, दब जाएगा। सिमिलरली क्योंकि Fe हमको पता है जो Cp है वो कैसा है, प्लेनर है। बेंजीन जैसे आपके घर पे कोई पेपर होगा तो ये Fe देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन होता कैसे है, एक ऐसे आएगा एक ऐसा आएगा, बिल्कुल प्लेनर है, एरोमेटिक होती है। एरोमेटिक कैसा होता है, प्लेनर। और सैंडविच में भी ऐसे ही हमारा प्रेस हो जाता है बीच में क्या, हमारी आलू की टिक्की वगैरह। तो उसी तरह Fe यहाँ पे आपके 2 Cp के बीच में प्रेस हो जाएगा, इसलिए इसके इस तरह का स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। सिमिलरली इट वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। जो मेटेलोसिन होती है, फेरोसिन है, ये जब सबसे पहले डिस्कवर की गई थी तो इसकी कोई वो नहीं थी, यहाँ पे ये एक्सीडेंटली ही हमारी डिस्कवरी हुई। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है, इवन फिजिक्स में भी बहुत सारे जो हमारे रूल्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं वो हम देखते हैं एक्सीडेंटली हुए हैं। उनमें से वन ऑफ देम इज फेरोसिन। मतलब कैसे मेटेलोसिन बनी ये भी एक एक्सीडेंटल कहानी है। और जो वर्कर्स थे, 2 ग्रुप्स थे वर्कर के, कौन से, पॉजन एंड केली एंड मिलर, टेबोथ एंड ट्रेनी, इन 1951
1951 में। और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बहुत पहले से, NiCO4 याद करिए 18th सेंचुरी से था। और भी बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक हमारे कंपाउंड कहाँ से थे, सब पहले हमारे 18th सेंचुरी से थे या अर्ली 19th सेंचुरी 1910 1920 के आसपास थे। बट एक इंपॉर्टेंट चीज शायद ही आपने नोटिस की होगी कि जितने भी चीजें हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक में पढ़ रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट है और डे टू डे लाइफ में आज यूज हो रही हैं इंडस्ट्रीज में और डे टू डे लाइफ में, वो कब से शुरू हुई हैं, 1950 के बाद जो है एक अलग ही लेवल का हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पे काम देखने को मिला है। आपने देखा होगा, हमने पढ़ाया था आपको जिगलर-नाटा कैटालिस्ट 1950 या 53 में बना था। उसके बाद उसको नोबेल प्राइज सर जिगलर-नाटा को कब 1963 के आसपास दिया गया था। और उसी तरीके से और भी हम लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड पढ़े, उनके लिए उनको जैसे और भी कुछ कॉम्प्लेक्स पढ़े, उसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज कब दिया गया, 1975 में। मतलब कोई भी काम हुआ 1950 के आसपास। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जो पीक टाइम रहा होगा, पीक टाइम ऑर्गेनोमेटेलिक्स के लिए है, जहां पे हमारा डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ, रिसर्च हुई, वो 1940 से 1960 या 70 के बीच में हम लोगों ने बहुत वाइड रेंज में, ऐसा नहीं आज काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन जब किसी चीज का कोई चीज डेवलप कर दी गई हो उसमें काम करना बहुत आसान होता है। कोई चीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हो उसमें वर्क करना और उसको आगे ले जाना थोड़ा आसान होता है। लेकिन दिक्कत कब होती, जब सबसे पहले दिमाग लगा के और सबसे पहले किसी चीज को स्टैंड करना होता है बिल्कुल जीरो से, तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है और उसको जीरो से कुछ स्टेज तक ले जाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इसीलिए ये बोल सकते हैं कि 1940 से लेके 1960 या 70 के बीच में गोल्डन पीरियड रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक्स का। आजकल तो सारे हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा आ गए हैं, सारी चीजें आ गई, अवेलेबिलिटी हो गई है, तो जब सुविधा हो तो चीजों को करने में आसानी होती है और आप इजीली कर सकते हैं। प्रॉब्लम कब आती है कि आपके पास सारा दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज ही ना हो और आपके साथ में कोई ना हो, तब प्रॉब्लम आती। तो अर्ली 1940 टू 70 के बीच में हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक्स का गोल्डन पीक भी कह सकते हैं। बहुत अच्छा एरिया रहा। अब तो काम तो बहुत हो रहा है अलग अलग IITs वगैरह में। चलिए देखते हैं, टुडे साइक्लोपेंटाडाइनाइल डेरिवेटिव्स ऑफ अदर ट्रांजिशन मेटल विज MnNiCu RuCrFeR ऑल्सो नेम। ये क्या है कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल के जो डेरिवेटिव्स हैं, ये हम कैसे, बहुत सारे मेटल में बार बार कह रहा हूं कि आपकी हेडिंग फेरोसिन है, लेकिन आपको फेरोसिन का मतलब नहीं समझना है। बात क्या है, हम पढ़ रहे हैं मेटेलोसिन, मेटेलोसिन में मेटल होगा और साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग होगी। मेटल कोई भी हो सकता है, मोस्टली हम Fe पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा उसी की ही रिएक्शन देखी गई है, इसलिए फेरोसिन पूरा चैप्टर आप में इंट्रोड्यूस किया गया है। FeCr, र्यूथेनियम, मैंगनीज, निकेल, कॉपर, इन सब के भी हम मेटलोसिन्स देखे हैं जिनको उनके नाम देंगे। क्रोमियम होता है तो मैंने एग्जांपल दिया था, क्रोमोसिन बोल दिया था। तो अलग अलग मेटल्स के साथ अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग होगी, वो सारी चीजें यहां पे लिखी हैं। सच कंपाउंड हैव बीन गिवन जेनेरिक नेम मेटेलोसिन, इसीलिए इनका जेनेरिक नेम क्या है, जनरल नेम क्या दे दिया, मेटेलोसिन। वही चीज तो मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि फेरोसिन तो आयरन के लिए है, लेकिन जब आप ब्रॉड वे में देखोगे, सबके लिए जब आप सोचोगे तो क्या नाम दोगे, मेटेलोसिन, क्योंकि मेटल के साथ ही बनाएगा, मेटल कुछ भी हो इसीलिए उसका नाम मेटेलोसिन। बट जब पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नाम दोगे तो उसके समय पे आपको नाम देना पड़ेगा फेरोसिन। ये शायद याद आएगा। इट इज डिस्कवरी ऑफ ए फेरोसिन दैट हैज इनिशिएटेड एन एक्सप्लोसिव ग्रोथ इन ऑर्गेनिक ट्रांजिशन मेटेलिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटेलिक केमिस्ट्री में एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिली आफ्टर ए पेक्यूलियर टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन कंपाउंड वाज रिकॉग्नाइज्ड। जब इसकी पेक्यूलियर मतलब बहुत एक खास तरह की बॉन्डिंग देखने को मिली जब मेटेलोसिन्स में, तो उसके बाद ही एक्सटेंसिवली इसमें काम हुआ, जो कि थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी बताया। याद होगा मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्सेस, जब जीजे सॉल्ट ने, जिनको भी, उनको भी नोबेल प्राइज मिला था 1975 का जो मैं अभी बोल रहा था, तो सर जीजेस को मिला था फॉर्मेशन ऑफ जीजेट सॉल्ट का, मेटल और एल्कीन का कॉम्प्लेक्स। तो मेटल और एल्कीन के कॉम्प्लेक्स के बाद ही साइंटिस्टों ने सोचा कि जब मेटल और एल्कीन बॉन्ड बना सकते हैं तो मेटल एल्काइन क्यों नहीं बना सकते हैं।
हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ कि जब फेरोसीन या मेटेलोसीन बनने लगे तो साइंटिस्ट ने सोचा कि बेंजीन के साथ क्यों नहीं बन सकते हैं, या कोई और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लोब्यूटा डाइएनाइल एनाइन टाइप का, उनसे क्यों नहीं बन सा। तो नई नई फिर रिसर्च आने लगी, वो सारी भी हमको पढ़नी थी। तो यहां पे बहुत सारी रिसर्च पढ़नी है और हमको, बट हमारे सिलेबस में बस फेरोसिन है। चलिए आप सबको एक मैं इंपॉर्टेंट नोटिस दे देता हूं और आप सबके सामने मैं कुछ रखना चाहता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ फेरोसिन। हमने ये सारा देख लिया, सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब फेरोसिन का इंट्रोडक्शन हो गया, अब हो गया प्रिपरेशन ऑफ फेरोसिन। हम फेरोसिन बनाएंगे कैसे, उसका सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। फेरोसिन सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अभी 4-5 प्रोसेस लिखा हूं, उनमें सब में एक चीज कॉमन है, FeCl2। मतलब हम फेरस लेंगे, फेरिक नहीं लेंगे, जबकि वी ऑल नो फेरिक इज मोर स्टेबल देन फेरस। फेरस की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। फेरिक की कितनी होती, +3 होती है। शायद अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया होगा कि क्यों फेरस ही लिया जा रहा है जबकि मोर स्टेबल फेरिक होती है, अगर आप में से किसी ने सोच लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं मैं आपको बता देता हूं। सुनिए क्या होता है, जब फेरस लोगे तो Fe की वैलेंसी क्या होगी। अगर आप फेरस लोगे तो उस टाइम क्या देखने को मिलता है आपको, Fe की वैलेंसी +2 में देखने को मिलेगी। और साइक्लोपेंटाडाइएनाइन जो होता है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, उसकी वैलेंसी -1 होती है। तो आप बताइए अगर Fe के पास +2 है, कितने फेरोसिन आके जुड़ेंगे, 2। और जैसे ही 2 आते हैं तो आपको क्या मिलता है, हाईली स्टेबल कंपाउंड मिलता है, जिसको आप फेरोसिन बोल देते हैं। अब आप खुद बताइए अगर इसके पास +3 होता तो यहां पे 3 रिंग आ जाती और 3 रिंग अनस्टेबल हो जाती, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में स्टार्टिंग के OMC के लेक्चर में बताया था कि जो फेरोसिन होती है, एक सिंगल फेरोसिन वो नियर अबाउट 45% हमारा एरिया कवर कर लेती है अराउंड एनी मेटल। जो मेटल है इसके अराउंड एक 45% एरिया कवर कर लेती है। तो आप खुद बताइए 2 फेरोसिन है तो कितनी कवर करेंगी, 90% तो एरिया पहले ही कवर हो चुका है। तो अगर हमारी थर्ड फेरोसिन आएगी तो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। दैट्स व्हाई फेरस नहीं लेते हैं, फेरिक नहीं लेते हैं, जबकि फेरिक मोर स्टेबल होता है, फेरिक वाला नहीं लेते हैं, फेरस लेते हैं। शायद ये आपको समझ में आया होगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रिपरेशन में हम लोग। रिएक्शन ऑफ आयरन सेकेंड क्लोराइड विद सोडियम साइक्लोपेंटाडाइएनाइन, ये बनेगा कैसे, इसी से बनेगा। बात करते हैं साइक्लोपेंटाडाइएनाइन, C5H6 है। याद करिए C5H6 कौन था जिसमें एनायन नहीं था और हमारे सिर्फ 2 पाई बॉन्ड थे। याद करिए यहां पे अभी लिखा है फॉर्मूला C5H6, ये रहा, और इसके ऊपर क्या है, दोनों हाइड्रोजन है, निगेटिव चार्ज नहीं आया है। तो क्या होगा, यहां पर नहीं आया है निगेटिव चार्ज, तो ये आपको बताना है फर्स्ट कन्वर्टेड, मतलब ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू साइक्लोपेंटाडाइएनाइड। डाइएनाइड मतलब एक हाइड्रोजन निकालेगा और चेंज हो जाएगा आयरोमेटिक साइक्लोपेंटाडाइएनाइन में, जो कि सेकंड था, जो कि 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो कि जुड़ना है फेरस के साथ। तो सबसे पहले इससे हम साइक्लोपेंटाडाइन से, यहां पे देखिए नाम क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइन है, और यहां क्या है, डाइएनाइड है। डाइएनाइड बोलो या डाइएनाइन बोलो, दोनों का मतलब पाई बॉन्ड 2 और उसके बाद निगेटिव चार्ज होगा। और यही वाला तो अटैक करता है फेरस पे, यही पाई बॉन्ड बनाता है, मतलब यही बॉन्डिंग करता है, इसी से होता है। अब क्या होगा, यहां पे हम लोग देखेंगे फाइनली डिस्पर्स्ड सोडियम इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या है, फ्यूरान होता है आपका, वहां पे पाइरॉल की जगह ऑक्सीजन ग्रुप, और यहां पे 2-2 हाइड्रोजन हो जाते हैं। मतलब जब भी आप फ्यूरान रिंग हो उसमें PTH2 डाल के इसका रिडक्शन करा के ये कंपाउंड बनाया जाता है। इसके प्रेजेंस में ये एक तरह से हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। इसमें हमारा जो है, इसमें हम रिएक्शन कराते हैं, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले सोडियम लिए, सोडियम प्लस है, यहां से एक H निकाल लेगा। जैसे ही H निकालेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे C5H5Na और हाफ H2 गैस का रिमूवल हो जाएगा। H2 गैस रिमूव हो जाएगी, H का जो सोडियम होता है
कोई मेटल होता है तो मैं हमेशा बताता हूं उसका एक ही काम होता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड का ऑलवेज काम होता है डोनेशन ऑफ H प्लस। बेस का काम क्या होता है, या तो दो काम होते हैं बेस के, या तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन या तो डोनेशन ऑफ लोन पेयर। यहां पे क्या है आपका, देखिए मेटल है तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, तो यहां से इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसमें, तो ये निगेटिव चार्ज यहां पे देखिए बन गया इसके ऊपर, और आपको क्या मिल गया, साइक्लोपेंटाडाई एनाइड या साइक्लोपेंटाडाई एनायन, और यही तो रिएक्शन करता है Fe के साथ। सिमिलरली सोडियम ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स, सोडियम साइक्लोपेंटाडाई एनाइड इज देन मेड टू रिएक्ट विद फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड में FeCl2 है, Fe पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है। ये तो पॉजिटिव निगेटिव पहले ही दिखा रखा हूं, तो ये निगेटिव इसके ऊपर जाएगा, ये इसके ऊपर, तो यहां Cl Na के साथ आके NaCl बनाएगा, और यहां पे हमको फेरोसिन मिल जाएगी, आपके सामने मैंने लिख दिया है। इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे मैंने नीचे एक और लाइन लिखी है नोट में, कि जो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, इट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब यहां से यहां जाने में इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है, जो हमारा बनने वाला NaCl है, NaCl हमारा ड्राइविंग फोर्स है। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन ऑफ आयरन क्लोराइड। वही आयरन क्लोराइड जो पीछे लिया है, ये रहा, अभी देखिए यहां पे आयरन क्लोराइड ही तो लिया था और C5H5Na के साथ रिएक्शन कराए थे, वही हमारा, इसको हटा देते हैं, ये लीजिए उसी की रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, किसके साथ, यहां पे साइक्लो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। पूरी रिएक्शन वही है, खाली पीछे लिया था THF, यहां पे लेंगे बेस। बेस का लेने का एक सिंपल सा रीजन और है कि बेस जो है रेट को इनहेंस कर देगा। पीछे की रिएक्शन एक बार देखिए, यहां पे है 2C5H5Na प्लस FeCl2, और इंपॉर्टेंट है यहां THF है सिर्फ। THF होने के बाद बन रहा प्रोडक्ट ये। सिमिलरली इसमें भी हम वही लेंगे, C5H6 ही है, FeCl2, और ये हम लेंगे। अब जैसे ही लेंगे तो ये हमारा बेस है। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि तीनों चीजों के फंक्शन, जो मेटल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो एसिड होता है H प्लस डोनेट करता है। बेस के दो काम, या तो प्रोटॉन खींच लेगा, या तो लोन पेयर अपने किसमें, एसिड को दे देगा किसी वैकेंट ऑर्बिटल में। यहां तो वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, तो इससे एक H प्लस ले लेगा, और जैसे ही H प्लस ले लेगा तो यहां से क्या होगा, C5H5 निगेटिव बन जाएगा, और यही तो हमको बनाना है, यही बनाना है। ये Fe इस पे अटैक करके यहाँ पे बाहर हो जाएगा, और Fe का हमको फेरोसिन मिल जाएगी। सिंपल है, यहाँ पे यही चीज हमें देखनी थी। बस यहाँ पे ग्रेटर और फास्टर रिएक्शन होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ पे लिखा है फेरोसिन कैन बी मोर कन्वेंटली प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग साइक्लोपेंटाडाइईन। साइक्लोपेंटाडाइईन है, यहां पे अभी निगेटिव चार्ज नहीं आया, विद आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड कह लीजिए या फेरस क्लोराइड कह लीजिए, क्योंकि +2 फॉर्म में है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डाईइथाइल एमाइन। डाईइथाइल एमाइन जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी प्रेजेंस में द स्ट्रॉन्ग बेस हेल्प इन रिमूविंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो बेस है वो हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्शन जो बनता है उसको भी रिमूव करने के लिए काम आता है। थर्ड हमारा प्रिपरेशन ऑफ फेरोसिन का क्या है, रिएक्शन ऑफ आयरन क्लोराइड, वही फेरस क्लोराइड, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो एक अलग ही रोल है, कहीं भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कुछ भी बनाना है आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दीजिए। उसका जो R ग्रुप होगा जो कि एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल, जाके जो मेटल आपको होगा वहां पे इंसर्ट हो गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये पॉजिटिव है, ये इसका निगेटिव पार्ट है, और ये हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। हमें पता है पॉजिटिव निगेटिव पे आएगा, मतलब निगेटिव पॉजिटिव पे जाता है तुरंत ही अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद 2 CP है, मतलब आपको फेरोसिन मिल जाएगी और इसका सॉल्ट मिल जाएगा सामने बाहर। तो ये रिएक्शन, मतलब हमने देखा था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब भी पढ़े हैं सब में हमारा जो है RMgX जो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो खुद भी एक हमारा क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि मेटल क्या है, मैग्नीशियम, और उससे लिंक क्या होता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप। और यही तो OMC कंपाउंड होते हैं कि किसी मेटल के साथ कोई कार्बन लिंक हो जाए डायरेक्टली, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये खुद भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इससे हम ट्रीट करके फेरोसिन बनाते हैं। चलिए थर्ड मेथड आपके सामने हमने ये डिस्कस किया। फोर्थ मेथड है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या है, पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन है, काफी लेंदी, उससे हमें नहीं पढ़ना, बस इसका रफ आइडिया दे देता हूं कि फेरोसिन मतलब C5H5 का होल ट्वाइस और Fe, ये C5H5 का होल ट्वाइस Fe इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली फॉर्म ए साइक्लोपेंटाडाइईन। मतलब फिर से वही हमारी ये पेंटाडाइईन ये होती जिनमें दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट हो।
इसके ऊपर क्या कराते हैं, रिएक्शन विद आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3, ये भी हो सकती है और दूसरी फॉर्म भी हो सकती है। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम इसके साथ कराते हैं और हमें क्या मिल जाता है हमको, और सबसे इंपॉर्टेंट एलिवेटेड टेम्परेचर पे होना चाहिए। मतलब यहां से तो ये हमारा जो साइक्लोपेंटाडाई एनाइन है, साइक्लोपेंटाडाई एनायन है, तो इससे हमें क्या देखने को मिलेगा, एनायन बन जाएगा, एक H निकल जाएगा और इससे Fe बन जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी, हमको फेरोसिन मिल जाएगी। शायद ये समझ में आ गया होगा। ये फोर्थ मेथड है इंडस्ट्रियल वाला और एलिवेटेड टेम्परेचर पे कराया जाता है। एलिवेटेड टेम्परेचर पे कराया जाता है। और इंपॉर्टेंट लास्ट यहां पे हमारा खत्म होगा कि फेरोसिन इज प्रिपेयर्ड इन ए लेबोरेटरी बाई रिएक्टिंग फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड के साथ पोटेशियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड विच इज रिटर्न obtained by reaction of the cyclopentadiene with potassium hydroxide। ये क्या है, इतनी लंबी सी लाइन, कुछ नहीं है, यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। वो कह रहा है कि फेरस क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ, पोटेशियम साइक्लोपेंटाडाइनाइड। डाइएनाइड क्या था याद करिए, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है, तो C5H5 है और ये रहा निगेटिव चार्ज और ये रहा पॉजिटिव चार्ज। फेरस क्लोराइड मतलब FeCl2, क्योंकि पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ये रही +2 में, और हमें पता है ये इसके ऊपर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव पे आएगा, और आपको रिजल्टेंट यहां पे क्या देखने को मिल जाएगा, फेरोसिन। लेकिन अगली लाइन यहां के बाद क्या लिखी है, विच इन टर्न। विच इन टर्न मतलब ये जो बन रहा है ये कंपाउंड, ये कैसे बन रहा है, वो बन रहा है साइक्लोपेंटाडाइन। वो कह रहा है कि ये कैसे बन रहा है कि साइक्लोपेंटाडाइन की रिएक्शन, देखिए साइक्लोपेंटाडाइन जो है सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपाउंड जिसमें दोनों हाइड्रोजन होते हैं, उसकी रिएक्शन KOH से कराओगे। KOH क्या है, KOH बेस है, और अभी बताया बेस का काम होता है प्रोटॉन का पकड़ना, और जैसे ही प्रोटॉन पकड़ेगा तो निगेटिव चार्ज पीछे छोड़ेगा, और निगेटिव चार्ज पीछे छोड़ेगा तो ये स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएगी। ये सही से बना लीजिएगा, इतनी भी खराब नहीं होती है फेरोसिन। ये लीजिए, ये कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, और जैसे ही ये बनेगी इसमें K+ होगा, वही K+ हमारी FeCl2 के साथ रिएक्ट करके फेरोसिन दे देगी। पूरी कंपाउंड लिखा है। और इंपॉर्टेंट चीज है, साइक्लोपेंटाडाइन एग्जिस्ट एज ए डाइमर एट रूम टेम्परेचर। आपने साइक्लोपेंटाडाइन बना तो लिया बेस डाल के, KOH साइक्लोपेंटाडाइन पे बेस डालो और आपने ये बना लिया, बट होता क्या है, जो आपकी फेरोसिन मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइन बनी है वो हाईली अनस्टेबल होती है और डाइमर बना लेती है रूम टेम्परेचर पे। ये मैंने यहां लिखा है, साइक्लोपेंटाडाइन एग्जिस्ट एज ए डाइमर एट रूम टेम्परेचर। तो हमको डाइमर से तो बनाना नहीं है फेरोसिन, हमको तो साइक्लोपेंटाडाइन खुद चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मोनोमेरिक साइक्लोपेंटाडाइन कैन बी फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय क्रैकिंग द डाइमर। जो डाइमर बना है उसको क्रैक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, और कैसे करते हैं, बाय एलिवेटेड टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा के 180 डिग्री, कंसीडरिंग टू गेट द मोनोमेरिक साइक्लोपेंटाडाइनाइन। और जैसे ही साइक्लोपेंटाडाइन मिल जाएगा तो क्या करेंगे, FeCl2 डाल देंगे, Cl निकल जाएगा, सॉल्ट निकल जाएगा, और वहां से मिलेगा Fe, और साइक्लोपेंटाडाइन का हमारा मोनोमर ही मिल गया, और दोनों सैंडविच कंपाउंड बन जाएंगे। एक ऊपर से Fe C5H5, एक नीचे से C5H5, और बीच में हमारा Fe प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से उसको हम सैंडविच कंपाउंड बोल देते हैं। शायद ये पूरा आपको फेरोसिन कंप्लीटली समझ में आया होगा, जहां पे हम लोगों ने देखा कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, सारे के सारे मेथड इलेबोरेटेड वर्जन में समझे, और साथ ही साथ में मैकेनिज्म भी आपको डिस्कस किया है। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच।